Hello students. Today we are going to discuss NTSC Civics topic number 2 Central Government. This is very important topic. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं और काफ़ी पेपरों में आते भी हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो फर्स्ट आगा कि इंडिया कौन सी कंट्री आ गई. इंडिया इज ए फेडरल स्टेट. ये हमने माइंड में रखना है. तो इट मीन्स कि जो इंडिया में कितने तरह की गवर्नमेंट है. इंडिया हैज़ 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. वन इज यूनियन गवर्नमेंट, द सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट. द सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट. अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. तो हम कहेंगे पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री. विच इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन. तो हम कहेंगे पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन. फिर आता है कि पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, चैम्बर्स हैं. पार्लियामेंट हैज़ 2 चैम्बर्स, एक हाउस ऑफ पीपल और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स. फिर पेपर में आया था कि हाउस ऑफ पीपल का दूसरा नाम क्या है. हम कहेंगे लोकसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स का दूसरा नाम क्या है, हम कहेंगे राज्यसभा. और जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोकसभा है, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, अडल्ट सिटीजन्स. और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इनको कौन इलेक्ट करता है, इट इज इलेक्टेड बाय द एमएलएस, स्टेट मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. मतलब एमएलएस इलेक्ट करते हैं जो राज्यसभा के मेंबर को. फिर आ गया हमारा कि जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन ही हैं. फिर आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि अंडर द 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1973. पेपर में आएगा कि 31st अमेंडमेंट कब हुई थी, 1973 में हुई थी. इसमें क्या हुआ था, तो मेंबरशिप ऑफ लोकसभा. पहले शुरू में क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तब 550 मेंबर होते थे. फिर बाद में मेंबर कम हो गए, रिड्यूस कर दिए उन्होंने. कितने कर दिए, 545 सॉरी. तो 545 में से क्या है कि जो 530 है वो दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स, और 13 मेंबर्स है दे रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज. जो रिमेनिंग तो मतलब 530 प्लस 13 टोटल 43 हो गए, 543 हो गए. और जो 2 मेंबर्स है दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है उनको. ठीक है, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस. मतलब जो हाफ इंडियन हो गए, हाफ ब्रिटिशर्स हो गए. लेकिन अभी क्या है कि 2020 से एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं वो बंद कर दिए अपॉइंट करना. तो अभी पेपर में अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स हैं, तो हम लोग कहेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स, तो हम कहेंगे 543. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इट इज 543. अब 2 एंग्लो इंडियंस वाला सिस्टम बंद कर दिया. अब लोकसभा का मेंबर बनना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए करके. मेन है कि सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, खाली एज को छोड़ के. तो टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इसमें क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है. मेन है एज. एज हमने लर्न करनी है, एज शुड बी 25 ईयर एज. तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें एज चाहिए 25 ईयर एज. बाकी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और आ गया कि इनसेन मतलब पागल ही होना चाहिए करके. और उसमें आ गया कि ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट बाय द बैंक. वो सब कुछ ये उसकी क्वालिफिकेशन आ गई. मेन आपको लर्न करना है, एज पेपर में आता है कि एज कितनी चाहिए, 25 ईयर एज मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए. टेन्योर माने टाइम. टेन्योर ऑफ द लोकसभा वो कितना 5 ईयर है. ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, ये दिस टाइम सो इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर. 1 ईयर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और उसमें ये भी आ गया कि अगर लोकसभा इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स. तो इट कैन डिसॉल्व बिफोर इस फुल टर्म, जो कहते हैं 5 ईयर्स पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं. तो इट इज नॉट ए परमानेंट हाउस, इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स. लोकसभा का ये तो हो गया सारा लोकसभा का. अब बाकी लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर. स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा. फिर आ गया आफ्टर जनरल इलेक्शन द मेंबर्स ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड काउंसिल मिनिस्टर द हाउस. नॉर्मली स्पीकर बिलोंग, हाँ जी, स्पीकर जनरल स्पीकर होता है, वो ही बिलोंग टू मेजोरिटी पार्टी. और स्पीकर की एब्सेंस में कौन काम करता है, डिप्टी स्पीकर काम करता है.
तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा, तो हम कहेंगे स्पीकर। उसकी एब्सेंस में कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर। वो कहाँ से होता है? इज जनरली फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। तो ये क्वेश्चन हो गए स्पीकर के ऊपर। ठीक, अब आ गया राज्यसभा। अब राज्यसभा के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं राज्यसभा के ऊपर। हम लोगों ने 9th में भी जो चैप्टर है उसमें भी किए हुए सारा, ये मुश्किल है लेकिन आपको भूला होगा। तो राज्यसभा में आ गया कि राज्यसभा में सबसे पहले इसके मेंबर्स कितने हैं। लोकसभा के मेंबर थे 543। अब राज्यसभा के मेंबर है 250 मेंबर्स है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 250। इसमें 238 मेंबर्स है, वो दे आर रिप्रेजेंट द स्टेट्स, एंड जो 12 मेंबर्स हैं, जो 238 मेंबर्स हैं, दे रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। दोनों को इकट्ठे को मिला के 238 मेंबर आते हैं। फिर बाकी मेंबर बच गए 12 मेंबर। जो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स कौन होते हैं? वो दे आर नॉमिनेटेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन से मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? हु आर एमिनेंट, बड़े फेमस होते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जैसे एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में भेजा था, नॉमिनेट किया था। फिर रेखा हो गई, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन होगी, वो हो गया। एम.एफ. हुसैन एक पेंटर था, उसको भी नॉमिनेट किया था। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज होती है, दे आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा। द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो कौन उनको इलेक्ट करता है? दे आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल मेथड। कैसे, कौन इलेक्ट करता है? बाय द एमएलएज, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो उनको चूज करते हैं, स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के। राज्यसभा के मेंबर हम डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं, दे आर इनडायरेक्टली चूज इलेक्टेड बाय द एमएलएज। पीपल वोट चेंज। और जो लोकसभा के मेंबर है, पीपल इनको डायरेक्टली चूज करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबरों को दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज। अब राज्यसभा आ गया। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट नेवर डिसॉल्व, इट कांट बी डिसॉल्व, टूट नहीं सकता है। सो इसमें आ गया कि एवरी मेंबर इंजॉयज टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। लोकसभा में 5 ईयर का टेन्योर है, इसमें 6 ईयर्स का है एक बंदे का। तो उसमें क्या है कि 1/3 मेंबर्स इसके जो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, फिर अगले 1/3 आ जाएंगे, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के एक मेंबर इंजॉय ए टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। इट इज ए परमानेंट हाउस। ठीक है, और इसमें जो मेन डिफरेंस क्या है कि उसके लिए एज चाहिए थी 25 ईयर एज लोकसभा के लिए, और इसके लिए एज चाहिए 30। राज्यसभा के लिए एज कितनी चाहिए? 30। बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। अब लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का हेड कौन है, और उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा के हेड को कहते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन। हु इज द हेड ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिसो चेयरमैन। और कौन होता है वो? प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये हमने लर्न करना है। ये सारे क्वेश्चंस ही है, जो अंडरलाइन किया है ना सारा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एनटीएससी में आते हैं इसमें से। क्लियर हो गया? आज जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में आ गया कि अब आ गया पार्लियामेंट के 2 चीजें हमने दोनों कर लिए। अब हम चलते हैं कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन, पहले मैंने डिस्कस कर ही लिया करके। ठीक है, तो पेपर में आएगा विच इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसका फंक्शन क्या है? आगे लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स होती है पावर टू मेक लॉ। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, मतलब पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। कौन से कहाँ पे लॉ बना सकता है? ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन एंड कॉन्कर लिस्ट। 10th में हमने पढ़ाई है, 3 लिस्ट पढ़ी है, यूनियन लिस्ट, कॉन्कर लिस्ट, ठीक है, एंड स्टेट लिस्ट। तो जो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन बोथ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्कर लिस्ट। लेकिन क्या है कि जो इमरजेंसी है ना, कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो पार्लियामेंट है, इट कैन ऑल्सो मेक लॉ फॉर शॉर्ट पीरियड इन द जो सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट के ऊपर भी सब्जेक्ट लॉ बना सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट की मतलब क्या है कि बहुत पावरें हैं, जब जो लॉ बनाने की पावरें, बहुत ज़्यादा पावरें हैं। फिर आ गया एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स में क्या आता है
कि जो प्राइम मिनिस्टर है एंड द अदर मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द वन हाउस, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर बनना है या कोई भी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर बनना है, तो उनको कोई ना कोई पार्लियामेंट का मेंबर होना ही पड़ेगा, या मतलब या लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर क्या है कि इफ द मेंबर, इफ ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर, फिर क्या होएगा कि उसको मेंबर बनना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने मतलब विद इन हाउ मच पीरियड, इन विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ, ठीक है। और जो मिनिस्टर ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस। अगर नहीं मेंबर बनेगा तो फिर उसको ही हैज टू रिजाइन, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड, कौन उनका हेड होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड दे आर रिस्पांसिबल टू लोकसभा। जितने भी मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, फूड मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा फॉर देयर पॉलिसीज। और लोकसभा क्या है कि मतलब पार्लियामेंट का पार्ट है, तो उनको रिमूव कर सकती है। लोकसभा कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनके खिलाफ कह सकते हैं कि हमें विश्वास नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो दे ऑल हैव टू रिजाइन। इफ वन मिनिस्टर हैज रिजाइन तो ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, सबको इकट्ठा रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जेक्टिव पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स आ गया। फाइनेंशियल में आ गया कि जो पावर्स रिलेटेड टू द फाइनेंसिस, मतलब ऑल द टैक्सेस, जो भी टैक्स लगाना है, ठीक है, वो कौन अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। कोई ओल्ड टैक्स है, उसको उसको अमेंड करना है या एंड करना है, खत्म करना है, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। ब्रीफली स्पीकिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द जो देश का खजाना है उसके ऊपर, नेशनल पर्स के ऊपर पूरी पावर है। किसकी? पार्लियामेंट की पावर है। तो पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू मेडिसन एक बंदा है, इसने क्या बोला है कि whosoever has the money possesses the real power. So parliament has the power control over the money. So parliament is the supreme organ. हमने पहले पढ़ लिया, it is the supreme organ. जुडिशियल पावर्स आ गई। जुडिशियल पावर्स में क्या आएगा कि पार्लियामेंट क्या है देखते हैं, इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। इम्पीच मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव करना, तो हु कैन रिमूव? ओनली पार्लियामेंट कैन रिमूव बाय 2/3 मेजॉरिटी। फिर पार्लियामेंट और क्या कर सकती है? पार्लियामेंट अगर जजेस को रिमूव करना है, अपॉइंट करना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट एम्पावर टू वैल्यूएट द कंडक्ट ऑफ जजेस। जजेस का जो कंडक्ट है उनको वैल्यूएट करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर उनको फॉर मिसकंडक्ट, सो उनको रिमूव कर सकते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड। और जो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो जो अगर मेथड का नाम हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे इम्पीचमेंट। तो ये है कि प्रेसिडेंट एंड द जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय वन मेथड एंड दैट मेथड इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, उसका नाम। A president is authorized to judge the work of the CAG, CAG, उसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो अटॉर्नी जनरल, जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं उनका सारा काम चेक करना है। कौन चेक करेगा? वैल्यूट करेगा? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा पावर है। अब अगला क्वेश्चन आया था कि प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। जब कोई भी कोई कानून बना होता है तो लॉ कैसे बनता है? सबसे पहले वी शुड नो दैट द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड ए लॉ। अगर कोई भी बात ही अभी किसी मिनिस्टर ने बोली है कि जैसे राइट टू वोट अभी 18 है, तो कोई मिनिस्टर कहता है कि राइट टू वोट 17 कर दो, है ना, तो इसने बात वो बोली है, तो जो बात कही है ना अभी, तो ये हम कहते हैं द प्रपोजल फॉर ए लॉ इज कॉल्ड बिल, कि ये वाली बात के ऊपर लॉ बना दो कि 17 ईयर्स का अभी लॉ बना दो। अभी लॉ बना नहीं है तो अभी बात बोली है, तो जो बात सिर्फ बोली है उसका लॉ नहीं बना है, तो डेट इज कॉल्ड बिल। और जब बिल पास हो जाएगा तो फिर हम उसको कहेंगे लॉ और एक्ट, ठीक है। अब बिल दो तरह के होते हैं, एक मनी बिल होते हैं, एक ऑर्डनरी बिल होते हैं। तो बिल कैन, ऑर्डनरी बिल क्या है? एन ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो ऑर्डनरी बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस,
ए बिल हैज़ टू पास थ्रू द 3 स्टेजेस। जब भी कोई बिल से लॉ बनना है तो 3 स्टेजेस है उसकी। देखते हैं कौन सी स्टेजेस है। अब आ गया फर्स्ट रीडिंग। हम स्टेजेस को बोलते हैं, 3 स्टेजेस भी कह सकते हैं और 3 रीडिंग्स भी कह सकते हैं हम लोग। अब आ गया फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस, इन द हाउस। मतलब बिल को खाली जो बात कहनी है वो खाली मिनिस्टर खाली इंट्रोड्यूस करता है, वो बात को इंट्रोड्यूस करता है उस बिल को फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? सेकंड रीडिंग ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इंट्रोडक्शन जो स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो वो कौन सी रीडिंग है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर डिस्कशन वाली स्टेज है, वो कौन सी रीडिंग है? डिस्कशन वाली सेकंड रीडिंग है। फिर थर्ड आ गया, थर्ड फिर वोटिंग होएगी। पहला इंट्रोडक्शन होएगी, सेकंड डिस्कशन होएगी, फिर वोटिंग होएगी। वोटिंग में क्या आएगा? द बिल एज ए होल इज पुट टू वोट इन द हाउस। वोटिंग होएगी, इसको पास करना कि नहीं करना। अगर मेजोरिटी ने कह दिया पास कर दो तो फिर वो पास हो जाएगा। अगर मेजोरिटी कह के नहीं पास होना तो फिर नहीं पास होएगा। ठीक है। अगर व्हेन द बिल, अगर बिल एक हाउस में पास हो गया तो व्हेन द बिल गोज टू द अदर हाउस, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अगर लोकसभा में पास हो गया फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पास हो गया फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। सिर्फ वहां पे वैसे ही वोटिंग पड़ेगी। वोटिंग पड़ने के बाद क्या आएगा कि अगर सेकंड हाउस भी इसको पास कर देता है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? इट विल गो टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एसेंट देगा, अपनी परमिशन देगा। तो व्हेन द बिल विल गेट परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट देन इट विल बिकम लॉ ऑफ द लैंड। फिर देश का नया कानून बन जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है जो लॉ मेकिंग का। ऑर्डनरी बिल। अगला आ गया मनी बिल। मनी बिल और ऑर्डनरी बिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द मनी बिल। मनी बिल होता क्या है? मनी बिल आर दोज बिल विच हैव समथिंग टू डू विद, कोई टैक्स लगाना है, कोई रिड्यूस करना है टैक्स, कोई टैक्स अबॉलिश करना है, कोई हमने बोरो करना है, पैसा लैंड करना है। ठीक है। तो जो कोई बजट पास करना है, बजट प्रिपेयर हुआ उसको पास करना है। तो ये सारे जो भी है वो चीज़ें वो क्या होती हैं? दे आर कॉल्ड मनी बिल्स। तो जनरली जो बजट होता है इट इज़ प्रेजेंटेड लास्ट वीक ऑफ द फेब्रुअरी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन इंट्रोड्यूस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके आगे करता है? वो बिफोर द लोकसभा के आगे ये पेश करता है बजट। 3 days आफ्टर द बजट प्रेजेंटेशन दिस डिस्कशन, डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती है। डिस्कशन डिबेट्स होने के बाद इन द बोथ हाउसेस, ठीक है, तो द फाइनेंस मिनिस्टर बताता है कि सारी पॉलिसी के बारे में बताता है। तो अब होता क्या है? बिल कैसे पास होता है मनी बिल? सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट जितनी भी डिमांड्स हैं कि इतने पैसे हमें एजुकेशन के लिए चाहिए, इतने पैसे हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इतने पैसे हम लोगों को हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए, तो सारे जितनी भी डिमांड्स होती हैं वो दे आर डिस्कस्ड इन द लोकसभा। फिर क्या जो डिमांड्स होती है, सारे जितने भी डिमांड्स एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो जो भी होना है सारा खर्च, वो क्या है कि वो कहाँ से लेते, कहाँ से? पेपर में ये आता है कि फ्रॉम वेयर द जो बजट की मनी है वो कहाँ से निकालते हैं, जो पैसे कहाँ से निकालते हैं, उसका नाम है जो देश का एक पर्स है, एक पर्स का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऑल द मनी ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। ठीक है। और जो जितनी भी सारी डिमांड्स होती हैं कि ये तीनों जैसे सारी डिमांड्स है, एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा लगाना है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, है ना, तो रोड्स के ऊपर, तो सभी का टोटल एक एक बजट बन गया सबका। टोटल इकट्ठा हमने गैस लगा लिया कितने पैसे लगेंगे, एक जो इकट्ठे पैसे का एक बिल बना लिया ना, सो दैट बिल इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन बिल। ये टोटल खर्चा हमने कि इतना खर्चा ऑलमोस्ट हमारा चाहिए करके, तो इतना बिल हमारा इतना खर्चा हो रहा है भी आने वाले साल में। ये बिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकसभा में। फिर लोकसभा में वही 3 स्टेजेस होती हैं। एप्रोप्रिएशन बिल। अच्छा, अब जो ऑर्डनरी बिल है और जो लोकसभा है, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है। जो जो टोटल डिमांड्स हमने की है, जो एप्रोप्रिएशन बिल है, जो मनी रिलेटेड बिल है करके, वो मनी बिल विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। हमने पढ़ा था कि ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, वेदर लोकसभा और राज्यसभा।
लेकिन जो मनी बिल है इट विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। लोकसभा के बाद फिर क्या आ जाएगा, इट विल गो टू राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है कि द राज्यसभा मस्ट सेंड बैक दिस बिल विद इन 14 days। अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई बिल में कोई बजट ज्यादा बन गया है, पैसे ज्यादा खर्च कर दिए गवर्नमेंट, तो राज्यसभा कैन सेंड दैट बिल बैक बट विद इन 14 days। 14 days, तो ये हमने याद रखना है 14 days। अगर राज्यसभा ने 14 days में वो बिल को वापस नहीं किया पास, इफ द राज्यसभा डजंट गिव परमिशन, डजंट सेंड बैक दैट मनी बिल विद इन 14 days, तो लोकसभा में क्या आएगा, लोकसभा वो बिल को कहाँ भेज देगी, इट विल सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, उसके सिग्नेचर के लिए। चाहे फिर राज्यसभा उसको पास करे चाहे ना करे, राज्यसभा कैन डिले ए बिल ओनली फॉर 14 days। अब राज्यसभा ने जो बोला है कि इसको चेंजेस करो, वो लोकसभा की मर्जी है, वो चेंज करे चाहे ना करे, मतलब लोकसभा ही पावरफुल है, राज्यसभा पावरफुल नहीं है। तो वो चाहे पास करे चाहे ना करे, उनकी बातें माने चाहे ना माने, तो उन्होंने 14 days वेट करनी है, दे विल सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या आएगा, प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। क्यों क्यों करने पड़ेंगे, इसमें ये रीजन है कि हियर इट इज पर्टिकुलर टू मेंशन दैट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मैंने बता दिया, एंड दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, और इट हैज टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साइन क्यों करेगा, क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट के साइन करवा लेते हैं। एक जो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्डनरी बिल में जो बिल है, ऑर्डनरी बिल, वो प्रेसिडेंट के पास लास्ट में जाता है, और प्रेसिडेंट उस बिल को अगर पसंद नहीं आया है सॉरी, अगर वो बिल पसंद नहीं आया है तो प्रेसिडेंट कैन सेंड दैट बिल बैक वंस ओनली, एक बार बिल को वापस भेज देगा कि इसको चेक कर लो। अगर राज्यसभा ने कह दिया, लोकसभा ने कह दिया नहीं भी हम लोगों ने कोई चेंज नहीं करनी है, तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ये तो ऑर्डनरी बिल में है। और जो मनी बिल में क्या आएगा, मनी बिल में प्रेसिडेंट से पहले ही साइन करवा लेते हैं, दूसरी बात तो उससे साइन करने पे सॉरी। तो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल। अब आ गया कि यूनियन एग्जेक्टिव, एक नया टॉपिक आ गया कि यूनियन एग्जेक्टिव ये क्या होता है। अब इसमें आ गया कि इन इंडिया वही है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पेपर में आएगा कि इंडिया हैज विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन आ जाएंगे पार्लियामेंट, मोनार्की, डिक्टेटर, नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो हम लोग कहेंगे इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। जितने भी ये नोट्स हैं, ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली, ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें से खाली इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही जो पेपर में आती हैं वही मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, दिस नो ऑप्शन अंडर दिस सिस्टम। अब क्या है कि पेपर में आपको आएगा कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जेक्टिव। नॉमिनल हेड होता है कि नाम मात्र, खाली नेम से एक, खाली नाम का ही हेड है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट खाली नाम का ही हेड होता है, ठीक है। फिर रियल हेड कौन होता है, रियल एग्जेक्टिव कौन होता है, नॉमिनल एग्जेक्टिव कौन आ गया, प्रेसिडेंट, रियल एग्जेक्टिव कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दे आर द रियल एग्जेक्टिव। तो पेपर में आएगा 3 क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर 3 क्वेश्चन हमारे बन गए। एक तो आ गया कि इंडिया का कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री, तो नॉमिनल एग्जेक्टिव कौन आ गया, प्रेसिडेंट, रियल कौन आ गया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे 3 लाइनों के ऊपर। अब हम करते हैं प्रेसिडेंट, नया टॉपिक आ गया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि जितना भी सारी पावरें हैं वो सारी प्रेसिडेंट को दी हुई हैं, ऑल द डिसीजंस, ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट दे आर इशूड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पे सारा इशू होता है। पर एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है,
ठीक है, ऑल हिज पावर्स, ठीक है, all he, whatever the power he uses, so he uses all that power on the advice of the council of ministers. council of minister prime minister कहने पे वो करता है. It is a council of minister and the president is a, मतलब उनके वो उनकी रियल पावर एक council of minister प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होगी, हमने यहाँ पढ़ लिया है. और प्रेसिडेंट तो खाली नॉमिनल पावर थी. अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं. जो इलेक्शंस आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं कि जैसे हम लोग MP MLA चूज करते हैं वो डायरेक्टली लोग वोट डालते हैं. लेकिन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, तो हम लोग वोट नहीं डालते हैं. प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया, तो इनको हम लोग चूज नहीं करते हैं. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLAs और MPs जिनको हमने चूज किया, वो हमारे बिहाफ के ऊपर इनको, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको चूज करते हैं. अब देखते हैं कैसे होता है. तो लेट्स सी क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, पेपर में आ जाता है. तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, 35 ईयर एज. हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर एज, राज्यसभा के लिए 30 ईयर एज, और जो प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए, 35 ईयर एज. बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम ही है. प्रेसिडेंट कितनी देर के लिए होता है, व्हाट इज द टेन्योर, टेन्योर टाइम ऑफ प्रेसिडेंट, कितने सालों के लिए चूज होता है, 5 ईयर्स के लिए चूज होता है. फॉर री इलेक्ट भी हो सकता है, री इलेक्शन द्वारा हो सकती है. सैलरी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. 50,000 लिखा लगेगा, अभी तो बहुत चेंज हो गई है, वो हम नेट पे देख लेंगे जब भी एग्जाम से पहले. हर बार चेंज होती रहती है. पावर्स आ गया, तो पावर्स बहुत ज़्यादा पावर है. पहले आ गया उसके एग्जेक्टिव पावर्स. एग्जेक्टिव पावर्स में क्या आएगा कि ही इज द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द नेशन. सारी एग्जेक्टिव पावर्स में आएगी अपॉइंटमेंट पावर्स. तो किसको किसको अपॉइंट करता है वो, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स UT के होते हैं उनको अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल, UPSC के मेंबर्स को, एम्बेसडर्स जो बाहर से आते हैं, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. और एंड वन मोर क्वेश्चन पेपर में आता है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. फिर लेजिस्लेटिव पावर्स आ गई कि लॉ मेकिंग पावर्स. प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है. हाँ जी है, जरूर पक्का है. ठीक है. ए बिल दैट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, जो भी पास बिल होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास किया है, वो लॉ तभी बनेगा व्हेन द प्रेसिडेंट गिव इट्स असेंट. जब प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, असेंट मतलब साइन करेगा, तो ही जाके लॉ बनेगा, ऐसे लॉ नहीं बनेगा. फाइनेंशियल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, कि हिज प्रायर कंसेंट, पहले ही उससे साइन करवाते हैं, साइन करेगा तो फिर जाके वो बिल, जो बजट पास होएगा. लेकिन वो साइन उसको करने ही पड़ते हैं एक्चुअल में. जुडिशियल पावर्स में आ गया कि जो जुडिशियल पावर में कोर्ट के रिलेटेड पावर्स क्या है, तो काफ़ी पावरें हैं कोर्ट के रिलेटेड आ गया. तो नंबर 1 कि ही कैनॉट सू इन एनी कोर्ट ऑफ द लैंड. जब कोई बंदा प्रेसिडेंट है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता बंदा. प्रेसिडेंट ही कैन ग्रांट पार्डन. किसी को फांसी की सजा भी हुई है ना करके, तो वो उसकी सजा माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है. प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, ठीक है. ही अपॉइंट चीफ जस्टिस, उसको अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस. फिर अदर जजेस, उनको अपॉइंट करता है चीफ. ही आल्सो अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. आगे आ जाओ. फिर प्रेसिडेंट की हमने पावर पढ़नी कि इसकी इमरजेंसी पावर क्या है. प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की पावर है. एक है नेशनल इमरजेंसी. वो क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन अटैक हो जाता है, इमरजेंसी कॉज्ड बाय द वॉर और द एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कोई फॉरेन कंट्री ने अटैक कर दिया, कोई वॉर शुरू होगी, तो कौन सी इमरजेंसी होगी, इट विल बी कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी. अब स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, जब ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी. किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. तो सारी पावरें प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है कि जब कोई भी देश में क्या है, पैसे की बहुत कमी हो गई है, तो वो कौन सी इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी.
द प्रेसिडेंट हैज 3 इमरजेंसी पावर्स। फिर आ गया जी वाइस प्रेसिडेंट। अब पीछे मैंने बताया नहीं है कि जो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, मैं प्रेसिडेंट बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बता रहा, ध्यान से सुनना। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट अगर चूज करना है तो खाली बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही आएगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चूज करना है तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जितने भी हमारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब ऑल द एमएलएज ऑफ द कंट्री एंड ऑल द एमपीज ऑफ द कंट्री, वो दोनों मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को खाली एमपी चूज करते हैं, एमएलए चूज नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, 5 साल के लिए चूज होएगा, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव हो जाता है किसी कारण से, तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा? फिर ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। फिर आगे जी प्राइम मिनिस्टर। बी आर अम्बेडकर उन्होंने क्या बोला है कि इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू कंपेयर्ड विद द यूएसए प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 2 क्वेश्चन आ गए कि देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रियल पावर किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावरें हैं, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावरें हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, तो कैसे अपॉइंट होता है करके? अब प्राइम मिनिस्टर जो भी अपॉइंट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। सुनो, अब होता क्या है कि वट एवर द मेजोरिटी पार्टीज, इलेक्शन होंगे, एक पार्टी जीतेगी, जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो अपना एक लीडर चूज करेगी। दैट लीडर विल बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू टेक द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर जो अपने जितने भी उसके फ्रेंड्स जो मतलब मिनिस्टर्स हैं, तो वो एडवाइस देगा कि प्रेसिडेंट को लिस्ट बना के देगा। द प्राइम मिनिस्टर विल गिव ए लिस्ट ऑफ हिज कलीग्स टू द प्रेसिडेंट। तो जो लिस्ट देगा फिर प्रेसिडेंट उन्हीं बंदों को अपॉइंट करेगा, फूड मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वही अपॉइंट करेगा। अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकता किसी को बंदे को मिनिस्टर, ठीक। और उसमें जितने भी काम पावर है तो बहुत है प्रेसिडेंट के पास, तो ऑल द पावर्स, वो सारी नॉमिनल पावर्स हैं, तो वो सारी पावरें ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, वो वही पावर वही यूज करेंगे प्रेसिडेंट। और जो जनरली है जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वी हैव 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। जो कौन से मिनिस्टर होते हैं? एक तो आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए, फिर पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? दे एंजॉय द हायर स्टेटस। सबसे जो स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं बड़े हाई फाई रैंक के हैं, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं ये सारे। एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियस एंड पावरफुल, उनको बहुत पावर होती है। और उसके बाद हमारा आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग कहेंगे कि इंडिया हैज सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम तो क्या है कि सबसे जो लोअर लेवल पे हमारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। फिर उसके बाद आगे हमारी हाई कोर्ट्स आ गई। हाई कोर्ट के बाद जो पूरी कंट्री के लिए क्या है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, मोस्टली स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में कमांड भी है, जैसे पेपर में आया था कि पंजाब हरियाणा की कम्बाइंड कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ पे है? वो चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा की इकट्ठी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो और फिर उसमें आ गया कि हाई कोर्ट के ऊपर जो पूरी कंट्री के लिए कौन सी कोर्ट है, विच इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स मतलब APEX। एपेक्स कोर्ट मतलब क्या आ गया? जो सबसे टॉप पे कोर्ट कौन सी वाली है? वो आ गई हमारी सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विच इज एन एपेक्स कोर्ट, ठीक है। और
जितने भी जो फाइनल डिसीजन है वो कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें कंपोजिशन क्या है इसकी। जो स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एज चीफ जस्टिस से होएगा 7 अदर जजेस होंगे। प्रेजेंटली देयर आर चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। शुरू में तो 7 थे, अब क्या है 25 जजेस है, एक चीफ जस्टिस है। अब क्वालिफिकेशन सुनो क्या है, चीफ जस्टिस हमने बनना है या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है तो क्या है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही मस्ट वर्कड एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स तक वकील होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है, या फिर जज, हाई कोर्ट में जज होना चाहिए कितनी देर के लिए, 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट में कोई भी जज होना चाहिए। फिर आ गया क्या कि इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन तो ही शुड बी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। अब अपॉइंटमेंट आ गया, ठीक, अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब भी कोई जजेस वगैरह अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो क्या है प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं, तो ठीक है, बाद मेकिंग अपॉइंटमेंट्स तो किनको कंसल्ट करते हैं, ही कंसल्ट्स चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। टेन्योर कितना होता है जी, टेन्योर आ गया 65 ईयर टेन्योर होता है। होल्ड वंस अपॉइंटेड होल्ड ऑफिस टेन्योर एज ऑफ 65 ईयर की एज तक जजेस काम करते हैं। पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वो 3 तरह की पावर है हमारी, ठीक है। तो एक आ गया ओरिजिनल जुडिक्शन, इट मींस दोज केसेस which are directly presented to Supreme Court, ठीक है। So and these cannot be presented in any other court. So this is called original jurisdiction. जैसे एग्जाम्पल कि केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई भी केस है वो डायरेक्टली गो टू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो जाएगा। या फिर आ गया कोई डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आ गया, या कोई डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स के बीच में दो पंगा पड़ गया, ठीक है, कोई डिस्प्यूट्स आ गया, या फिर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है। ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सेकंड आ गया हमारा एपीलेट जुरिडिक्शन। एपीलेट कहाँ से आया, अपील से। इट मीन्स कि अगर कोई कोई हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ है, इफ वन पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, तो वो फिर क्या है कि द पर्सन कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, वो अपील कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कैन हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ऑल द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, वो सुन सकता है। तो इसको बोलते हैं एपीलेट जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, हमने देखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी की भी पावर को, किसी की भी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप नहीं करेंगे, ही विल टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वो मानना नहीं मानना वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुडिक्शन। अब लास्ट एक वर्ड आगे पेपर में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मींस कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, डिक्लेयर द डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग, सारे कोर्ट में बाइंडिंग होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। It means total proceedings and judgments of the Supreme Court are published and kept as a record. और बाकी कोर्ट्स के लिए वो एज ए रिकॉर्ड होएगा। लास्ट हमारा टॉपिक आ गया, लास्ट एक वर्ड आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये आ गया कि इफ एनी ऑर्डर पास बाय द एग्जेक्टिव, ठीक है, और कोई जहाँ कोई इन्होंने लोकसभा ने राज्यसभा कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया करके विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इफ एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इट मींस दैट सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर सच ऑर्डर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको कैंसिल कर सकती है, एंड दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड, मतलब वो सारा वो जो लॉ है जो भी पास किया है लॉ, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज rejected, unconstitutional if it is against the provision of the constitution. So this is all about your whole central government chapter.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेनी क्वेश्चंस, ऑल यू हैव टू लर्न। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।